तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसमें आज लेके आए हैं महिला बाल अपराध से संबंधित राजस्थान पुलिस पेपर 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। साथियों, यदि आज आज तक आपने महिला बाल अपराध का क्वेश्चन नहीं देखे या फिर कितने भी क्वेश्चन आपने देख लिए हैं तो वो सब बेकार है। यदि आपने आज का ये वीडियो नहीं देखा तो हम इस वीडियो में 200 प्लस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण उपाय है। यदि इन क्वेश्चनों को देख लिया तो मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूं कि आपने यहां से 5 नंबर आप कवर कर पाओगे। लेकिन यदि यहां से इन क्वेश्चनों को छोड़ दिया तो आप राजस्थान इनसे कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है इन क्वेश्चनों की। यदि इन क्वेश्चनों को आपने छोड़ दिया तो आप राजस्थान पुलिस के पार्ट सी में जो 5 नंबर है उनको खो देंगे। तो आज का शुरुआत करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में सिर्फ हम आपको राइट क्वेश्चन और आंसर बताएंगे, डिटेल से हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आपको। स्त्री के साथ उसके पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता करना भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में उल्लेखनीय है? तो वो भारतीय धारा की आईपीसी की जो धारा है 498 क में इसका उल्लेख दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बलात् संघ की परिभाषा कौन सी धारा में है? तो बलात् संघ की धारा जो है वो धारा 375 में बलात् संघ की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, महरम महर की रकम में शामिल नहीं है। तो महर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती है। महर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती है यदि व्यक्ति की मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। तो ए व बी दोनों कथन सही है या फिर उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। महर की जो रकम होती है वो दहेज में शामिल नहीं की जाती यदि व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। तो अगला क्वेश्चन है, दहेज से संबंधित स्थितियां हैं। तो दहेज में आपको पता है विवाह से पूर्व, विवाह के समय या विवाह के पश्चात जो भी दिया जाता है वो सभी क्या है, दहेज में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असंगत तथ्य है। तो असंगत में आपको यहाँ से शादी के वक्त जो उपहार या जेवर दिए जाते हैं वो स्त्रीधन में आते हैं। लड़की और लड़की के कॉमन उपयोग के सामान जैसे जो भी हैं वो भी स्त्रीधन में आते हैं। और लड़की के जो सामान अपने साथ लेकर आती है उसके पति या रिश्तेदार को जो भी दिए जाते हैं वो उपहार के दायरे में आते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से यदि कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देना दहेज में शामिल नहीं होता है, तो ये गलत होता है, दहेज में ये शामिल होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो धारा 8 बी में। यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, दहेज का मतलब है यदि कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? तो ये धारा 2 में कहा गया है। आपको बता दें यहाँ धारा जो 376 है, 376 की धारा 2 में और 3 में दहेज की परिभाषा दी गई है, 1 में दहेज की प्रस्तावना दी गई है। तो ये कथन दहेज आईपीसी की धारा 2 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बलात् संघ के लिए स्त्री की सहमति हो या ना हो वह बलात् संघ है। यदि स्त्री की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह बलात् संघ ही होगा, चाहे वह स्त्री की अनुमति हो या नहीं हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पति द्वारा पत्नी के साथ संभोग करना बलात् संघ होता है यदि पत्नी की उम्र 14 वर्ष से कम होती है तो पति उसके साथ संभोग करता है तो वह बलात्कार के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बलात्कार बलात् संघ के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि स्त्री की आयु 12 वर्ष से कम हो। ये पॉक्सो एक्ट में कहा गया है, आपको ध्यान में रखना है। पॉक्सो एक्ट जो 2012 में लागू हुआ था इसमें यह कहा गया है यदि स्त्री की आयु 12 वर्ष से कम है तो उसके जो भी बलात् संघ किया जाएगा वो मृत्युदंड के दायरे में आएगा। मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, दंड विधि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई है? तो इसमें जो उपरोक्त सभी धाराएं जोड़ी गई है, 376 गै क, 376 गै ख और 376 क ख, ये धाराएं जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के विरुद्ध संभोग करना अपराध में शामिल है। तो प्रकृति के विरुद्ध यदि कोई संभोग करता है तो वो जीव जंतु के साथ मैथुन करना, मुख मैथुन या गुद्दा मैथुन, ये सभी क्या है, अपराध में शामिल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध संभोग करना अपराध के लिए दंड का प्रावधान है तो उसे 10 वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान दिया गया है पर यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध संभोग करता है तो। अगला क्वेश्चन है, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 लागू कब हुआ था? यहाँ पे दिया गया है पॉक्सो। पॉक्सो की ये परिभाषा है, पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म इसकी क्या होती है?
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 ये लागू हुआ था। 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट 2012 में किस किस को सम्मिलित किया गया है? तो पॉक्सो एक्ट में सभी जो प्रकार के बालक हैं, सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 8A संबंधित है, तो इसके अंदर घटना के 1 वर्ष के अंदर यदि शिकायत होती है तो वो धारा 8A के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? तो उसके अंदर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बाल यौन से जुड़े हुए शब्द हैं, तो बाल यौन में यौन अंग, लैंगिक प्रवेशन या लैंगिक हमला, ये सभी बाल यौन में सम्मिलित होते हैं, ये सभी शब्द। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट का अर्थ है, अभी आया था फुल फॉर्म पॉक्सो एक्ट की क्या होती है? द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसके अंदर शामिल होता है, फुल फॉर्म इसकी ये है। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट में संशोधन कब हुआ था? तो पॉक्सो एक्ट आपको पता है 2012 है, जिसमें 2018 में संशोधन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, केपीएल बनाम केपीएल गिल बनाम श्रीमती रूपल देवल बजाज का मामला किससे संबंधित है? तो ये स्त्री के कूल्हे को स्पर्श करने से संबंधित ये मामला है, पूछा जा सकता है ये समिति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बलात्कार शब्द की जगह यौन अपराध या बलात्संग शब्द इस्तेमाल की अनुमति कब दी गई थी? तो पहले बताया यहाँ बलात्कार शब्द चलता है, लेकिन इसकी जगह अभी यौन अपराध या फिर बलात्संग शब्द इस्तेमाल किया है 19 जुलाई 2012 के पश्चात, ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाहित महिलाओं के भरण पोषण का अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1946 में हिंदू विवाहित महिलाओं के भरण पोषण का अधिनियम लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बाल अपराध पर 2 वर्ष की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। तो वहां पे सजा तो 2 वर्ष की है, लेकिन 2000 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत यदि कोई दूसरी बार अपराध करता है जो स्त्री, तो उसे न्यूनतम 6 माह की सजा का प्रावधान है, और प्रथम बार करती है तो 2 वर्ष तथा 2000 रुपए का जुर्माना प्रावधान है इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 माह की सजा से कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? तो यहाँ पे न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम के अंदर 1986 में दूसरी बार अपराध करने पर 6 माह की सजा से 5 वर्ष की सजा तथा जुर्माने की बात की जाए तो यहाँ पे 10,000 से 1 लाख रुपए की जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियम के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया? तो 1988 में यह संसद का एक अधिनियम बन गया था। अगला क्वेश्चन है, सती को पहली बार विनियमन किया गया? तो सती को बंगाल सती विनियमन 1829 में सती को पहली बार विनियमन किया गया था, यह रोकथाम लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का संरक्षण जो अधिनियम है 2005 कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत दिए गए संरक्षण आदेशों का उल्लंघन होने पर प्रतिवादी को कितने वर्ष तक की सजा का या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं? तो यहाँ 1 वर्ष की सजा तथा 20,000 रुपए का जुर्माना है। और आपको ध्यान में रखना है, घरेलू हिंसा जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। तो इसमें 5 तो क्या है अध्याय है और 37 इसमें धाराएं हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में याचिका करने के लिए एक प्रारूप सुझाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम घरेलू घटना रिपोर्ट इस प्रारूप का नाम है, जिसके अंतर्गत शिकायत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट को कब निरसित किया गया? तो शारदा एक्ट को 2007 में निरसित किया गया था, क्योंकि यहाँ पे बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 लागू हो गया था, इसके पश्चात शारदा एक्ट निलंबित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट में वधु के लिए विवाह योग्य न्यूनतम जो उम्र है वो कितनी निर्धारित है? तो वधु की बात की जाए तो 18 वर्ष और वर की बात की जाए
वधु की 14 वर्ष और वर की बात की जाए तो 18 वर्ष यहाँ पे निर्धारित उम्र है शारदा एक्ट में। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर रोक लगाने वाला दहेज निषेध अधिनियम 1961 को कब लागू किया गया था? तो इसे 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था, दहेज निषेध अधिनियम 1961 को। अगला क्वेश्चन है, वर्मा कमीशन किससे संबंधित है? तो ये बलात्कार कानून संशोधन से संबंधित है वर्मा कमीशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कार्य या आचरण को नारी की गरिमा का उल्लंघन करे जिससे महिला लज्जित हो या घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस धारा में कहा गया है? तो ये आईपीसी की धारा 3 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की बूंदी रियासत राम सिंह जिसके क्या थे शासक थे ने सर्वप्रथम सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक कब लगाई थी? तो 1822 में बूंदी रियासत के जो शासक थे राम सिंह, उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाई थी 1822 में। अगला क्वेश्चन है, कौन से शासक ने बूंदी में सती प्रथा या बाल विवाह पर रोक लगाई थी? तो राम सिंह ने लगाई थी 1822 में, आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेस्तरां में लड़कियों का केवल अंडरवियर और ब्रेसियर पहनकर नृत्य करना दंडनीय है? तो यह अपराध नहीं माना जाता है क्योंकि इससे ग्राहकों को क्षोभ नहीं होता, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, बलात्संग के पीड़ित का परिचय प्रकटन किस धारा में दंडनीय है? तो वो धारा आईपीसी की धारा 228 के भारतीय दंड संहिता में क्या है? दंडनीय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी अंतर्विष्ट है? तो धारा 304 में यहाँ दहेज मृत्यु से संबंधित कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट की किस धारा के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है? तो धारा 23 के अंतर्गत पीड़ित बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है। यदि कोई बच्चा पॉक्सो एक्ट के अनुसार अपराध करता है तो उस अपराध की कार्यवाही कौन से न्यायालय में चलेगी? तो किशोर न्यायालय में चलेगी। जो भी बालक यदि कार्यवाही करेगा पॉक्सो एक्ट के तहत तो वो किशोर न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, तो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1098 है। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? तो 1090, 91 और 100, ये सभी क्या है? महिलाओं के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जनवरी 2016 को किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू किया गया था। अपराध परिभाषित है, तो अपराध जो शब्द है इसकी परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में दी गई है। आईपीसी की जो धारा 40 है इसमें अपराध की परिभाषा दी गई है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध को दे विभिन्न दंडों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस धारा में है? धारा 53 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान है आईपीसी की धारा के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत स्त्री के लज्जा भंग करने की आश्रय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग का वर्णन है? तो आईपीसी की धारा 354 में इसका उल्लेख किया गया है। स्त्री की लज्जा भंग करना आईपीसी की धारा 354 संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलपूर्वक के हमले द्वारा स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना संबंधित है? तो धारा 354 बी, आपको बताया था धारा 354 ए बी सी डी ई डी ए और डी बी, आपको सभी धाराएं बता दी गई है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे टोटल इनके संबंध में बताया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं को पीछा करने से संबंधित है? तो वहां पे महिला का यदि कोई पीछा करता है तो धारा 354 डी लागू होता है। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यदि आपने ये 200 क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो ये समझ लेना 5 नंबर यहाँ से आप खो देंगे। ये 200 जो क्वेश्चन आपके लिए रामबाण उपाय है राजस्थान पुलिस में 5 नंबर लाने के लिए, मेरिट में अपना स्थान बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी आप यहाँ से क्वेश्चन कर पाए पूरे क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको और अधिक क्वेश्चन देखने हैं तो आपकी जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे क्लिक करके प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का कानून है? तो धारा 354 यहाँ पे लागू होती है महिलाओं से संबंधित यौन उत्पीड़न से। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं के ताक झांक करने से संबंधित है? तो ताक झांक करना सी में आता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द अंग विशेषण या कार्य जो स्त्री की लज्जा अनादर करने से संबंधित आसियत हो से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा है 509, यहाँ पे संबंधित है। भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार सामूहिक बलात्कार के लिए यदि दोषियों को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है? जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो यहाँ पे 20 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है और आजीवन कारावास भी होता है यदि सामूहिक बलात्कार किया जाता है। वहाँ पे धारा 54D लागू होती है, आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 2000 संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के दोषियों को न्यूनतम 20 वर्ष जो आजीवन कारावास हो सकती है? तो धारा 376D वहां पे लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र निर्धारित है 18 वर्ष। यदि इस दंड संहिता के अनुसार किसी लड़की से सहमति से यौन संबंध बनाया जाता है तो उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए लड़की की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दंड का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे कालापानी जो देश निकाला है वो दंड नहीं है। दंड में केवल आजीवन कारावास, मृत्युदंड या साधारण कारावास शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्ष के लिए कारावास में लघुकृत कर सकती है? तो आजीवन कारावास को 14 वर्ष तक रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु की धमकी देकर उससे कोई अपराध कराया जाता है तो न तो कोई आपराधिक मनस्थिति होगी न ही कोई अपराध होता है। यदि कोई धमकी देकर करवाता है तो वहां पे अपराध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 को लागू करने में निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है? तो अभियुक्तों की संख्या 2 हो वहां पे यह लागू नहीं है। एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है कि आईपीसी की भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो वहां पे धारा 18 से जो जल्लाद है वो मुक्त होता है मृत्युदंड को निष्पादित करता है। तो अगला क्वेश्चन है, आजीवन कारावास का अर्थ है के लिए कारावास संपूर्ण अवशेष जीवन, जो भी संपूर्ण बचा हुआ जीवन है वो क्या है? आजीवन कारावास में शामिल किया जाता है। केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध में अर्थदंड अदा न करने पर कारावास होगा। साधारण कारावास होता है यदि कोई धन अर्थ से संबंधित कोई धन नहीं चुकाता है तो वहां पे साधारण कारावास ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अपराध के लिए किसी निर्दोष या निर्दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत या कारावास में रखा जा सकता है? तो जो दोषी व्यक्ति है उसे अधिकतम 3 माह के लिए एकांत में रखा जा सकता है। आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण भारतीय दंड संहिता के अधीन होता है तो वहां पे धारा 55 लागू होती है आजीवन कारावास से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किससे कहा गया है कि कोई बात नहीं अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया गया है? तो वहां पे धारा 77 लागू होती है। राज्य महिला आयोग का मुख्यालय राजस्थान में कहां बनाया गया है? जयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने पर सजा का प्रावधान है तो वहां पे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है यदि कोई भारतीय दंड संहिता से तेजाब का हमला करता है तो। अगला क्वेश्चन है, महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1993 में महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा।
श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की। इसमें कितने वर्ष से नीचे के आयु के इंसान को बालक नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पे 18 वर्ष से नीचे यदि कोई व्यक्ति है तो उसे वह बालक की श्रेणी में आता है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग में कुल 6 सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? तो बाल संरक्षण हेतु जो राष्ट्रीय आयोग है उसमें 6 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 2 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। राजस्थान की पहली पॉक्सो कोर्ट किस जिले में स्थापित की गई? तो ये जयपुर में स्थापित की गई थी पहली पॉक्सो कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली पॉक्सो कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई, जिसकी अधिसूचना जारी की गई थी 10 जुलाई 2017 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पहला मुस्लिम पुलिस थाना खोला गया, यह भी जयपुर में खोला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय है? तो राष्ट्रीय आयोग जो मुख्यालय है उसका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 केयर एक्ट कारा एक्ट कब से लागू हुआ था? तो ये 15 जनवरी 2016 से कारा एक्ट लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण जो अधिनियम 2000 है कारा एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? 112 इसमें धाराएं हैं टोटल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध की सजा का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो इसके प्रावधान जो भारतीय दंड संहिता है आईपीसी जिसे कहा गया है, इसमें इसका प्रावधान दिया गया है। आईपीसी की आपको पता है इसका 1860 में पारित की गई थी और इसे लागू 1 जनवरी 1862 को आईपीसी को लागू किया गया था। आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा कब जारी किया गया? तो महिला जो नीति है उसका मसौदा 17 मई 2016 को जारी किया गया था। महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कब अधिनियम बनाया गया? तो 2013 में इसका अधिनियम बनाया गया था। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 26 जून 1961 को दहेज प्रथा पर रोक लगाने हेतु दहेज प्रतिबंध अधिनियम लागू किया गया था। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बनाम विशाखा केस का सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला कब सुनाया था? तो ये ऐतिहासिक फैसला 1997 को सुनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिम्मत क्या है? तो ये एक ऐप्स है जो दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 2015 को राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम लागू किया गया था। महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की गई है? तो महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई है। निम्न में से किसमें अपराध का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो जो अपराध का रिकॉर्ड है वो एनसीआरबी में अपराध का रिकॉर्ड रखा जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई गई स्कीम या योजना है? तो वहां पे स्वयं सिद्धा समेकित स्कीम जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा को निम्न में से किस अध्याय व धारा में परिभाषित किया गया है? तो घरेलू हिंसा को अध्याय 2 व धारा 3 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पीड़िता स्वयं मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता पुलिस या अन्य माध्यम से आवेदन कर सकती है? तो धारा 2 में यह दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सरकार ने कब संपूर्ण देश में बाल श्रमिकों को प्रतिबंधित व्याख्या रखी थी? तो 10 अक्टूबर 2016 को भारत सरकार ने रखी थी। सन 2001 से 2011 की जनगणना के बीच बाल श्रमिकों की संख्या में 65% की कमी आई, जिसका कारण क्या है?
तो यहाँ पे इसका कारण है आरटीई, मनरेगा और मध्याह्न भोजन योजना, ये सभी इसके प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात किन परिस्थिति में करवा सकती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जो कथन है वो सभी क्या है, सत्य है। जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा है तो गर्भपात करवा सकती है। महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो तब गर्भपात करवा सकती है, या गर्भ बलात् के कारण ठहरा हो तब करवा सकती है, या फिर बच्चा गंभीर रूप से विकलांग या अपाहिज पैदा हो सकता है तो यहाँ पे करवा सकती है, या फिर महिला या पुरुष दोनों अपनाया गया कोई भी परिवार नहीं है तो यहाँ पे करवा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सेवा प्रदाता से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 10 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, धारा 18 के अधीन निम्न में से कौन सी जानकारी सत्य है? तो यहाँ पे उपयुक्त जानकारी सभी क्या है, सत्य है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो 100 क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।